जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग सतत एवं मूल्यांकन पद्धति के पार्ट 2 में है। पार्ट 1 का आपको अच्छे से याद है। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले इस बात को जाना था कि सीसीई मूल्यांकन प्रणाली क्या है और ये परंपरागत प्रणाली से भिन्न क्यों है। परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली के कौन से ऐसे दोष थे जिनको दूर करते हुए इस नई मूल्यांकन पद्धति को अमल में लाया गया। तो वहां पे हमने सततता का अर्थ क्या है, व्यापकता का अर्थ क्या है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स उसमें शामिल होते हैं, ये सब हमने जाना है। सीसी कब प्रारंभ हुई ये हमने जाना है। और सीसी के अंतर्गत संरचनात्मक और योगात्मक आकलन, जिसके बारे में विस्तार से तो हम एक वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके संख्या के बारे में हमने जाना। जो प्रारंभिक बातें थी सीसी के पार्ट 1 में बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने आपको समझाई। सीसी के पार्ट 2 पे हम लोग हैं और इसमें हम सीसीई के अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, जहां से प्रश्न आपके बहुत ज्यादा बनते हैं, वो कोई भी, चाहे बीएलए हो, आधार बेसलाइन असेसमेंट आधार रेखा आकलन, चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे कार्यपत्रक हो, चेक लिस्ट हो, ग्रेडिंग सिस्टम हो, स्कैफोल्डिंग हो, या ऐसे अध्यापक अनुभव डायरी है, पीयर असेसमेंट, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। और ये टर्मिनोलॉजी के एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको दिमाग में रखनी होती है कि किसके अंतर्गत क्या होता है। इस खंड में हम लोग पूरी तरह से सीसी के प्रमुख जो पद हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छी समझ बनाएंगे, जिससे प्रश्न कैसा भी आए उसके बारे में हम लोग आराम से निर्णय ले सके कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले प्रमुख शब्दावली जो है, सीसी की प्रमुख शब्दावली, सीसीई में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, होने वाली शब्दावली। और शब्दावली मतलब जो जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। प्रमुख शब्दावली। और सबसे पहले हम बात करेंगे, और जो सीसी का भी सबसे पहला पहला काम होता है, वो होता है बीएलए। बीएलए यानी कि बेस लाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट, हिंदी में इसको हम बोलेंगे आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है क्या होता है बीएलए। और इससे जुड़ा प्रश्न जब आता है तो बड़ा बारीक प्रश्न आता है। आधार रेखा आकलन सीसीई मूल्यांकन प्रणाली में सत्र के बिल्कुल आरंभ में किया जाता है, सत्र के बिल्कुल आरंभ में। और किस लिए किया जाता है? ये बौद्धिक योग्यता अनुसार, बालकों की मानसिक योग्यता अनुसार उनका समूह विभाजन करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। समूह विभाजन क्यों करना है, ये सारी बातों को विस्तार से समझिए आप। जैसे इस बात को समझे, जैसे किसी कक्षा में, कोई सी कक्षा है, मान लीजिए जैसे कक्षा 3 है, कक्षा 3 है, कक्षा 3 में मान लीजिए कुल 50 छात्र हैं, 50 विद्यार्थी हैं। यहां पर ये समझ लेंगे, अभी मैं आपको लिखाऊंगा अभी कि एक बच्चे का बीएलए आधार रेखा आकलन केवल एक बार होगा। तो हम ये जो 50 विद्यार्थी हैं, ये कक्षा 3 में आए हैं, कक्षा 3 में इन विद्यार्थियों का 50 का हम ये परीक्षण करेंगे, ये एक आकलन करेंगे कि ये विद्यार्थी जो कक्षा 3 में आ गए हैं, क्या कक्षा 3 के लायक हैं। और कक्षा 3 के लायक है तो इसके लिए हमको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 2 उत्तीर्ण करके आए हैं, तो क्या इन्हें कक्षा 2 की सारी दक्षताएं आती हैं। अगर क्योंकि कक्षा 3 में आने वाला बच्चा कक्षा 2 की समस्त दक्षताएं सीख करके आया होगा, तभी कक्षा 3 में है, तो कक्षा 2 की समस्त दक्षताएं आती हैं। और आप इन 50 विद्यार्थियों का आप परीक्षण करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 35 विद्यार्थी ऐसे हैं, 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कक्षा 2 की समस्त दक्षताएं आती हैं, कक्षा 2 की दक्षताएं आती हैं। लेकिन 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कक्षा 2 की दक्षताएं नहीं आती है। 15 विद्यार्थी ऐसे जिनको कक्षा 2 की दक्षताएं नहीं आती है। तो आप इनसे कक्षा 1 की दक्षताएं पूछेंगे, कक्षा 1 की, तो इनको कक्षा 2 की नहीं आती हैं, ये कक्षा 1 की दक्षताएं आती हैं। यानी कि ये बच्चे कमजोर बच्चे, क्योंकि ये व्यक्तिगत भिन्नता के
सिद्धांत से आप जानते हो कि कक्षा में कोई भी कक्षा हो, उसमें होने वाले सभी बच्चे पिछली कक्षा का सब कुछ जानते हो, सारी दक्षता, यानी कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं। तो ये बच्चे 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको कक्षा एक की ही दक्षताएं आने कक्षा एक की ही दक्षताएं आती है, लेकिन वो कक्षा 3 में आ गए हैं। कक्षा 3 में इसलिए आ गए क्योंकि फेल आप कर नहीं सकते हैं। तो फिर हम कक्षा के, ध्यान रखो, कक्षा के दो समूह हम बनाएंगे। कक्षा के ऐसे बालक जिनको पिछली कक्षा की सभी दक्षताएं आती हैं, और अगर ऐसे बच्चे जिनको पिछली कक्षा की दक्षता नहीं आती तो उससे निचले स्तर की कक्षा या उससे एक और निचले स्तर की कक्षा। जैसे कक्षा 3 के लिए निचला स्तर 2 है, 2 की दक्षताएं आती है तो कक्षा 3 के लायक है। अगर कक्षा 2 की नहीं आती है तो कक्षा 1 की आती होंगी, कक्षा 1 से नीचे कुछ नहीं है। तो अब आप देखें, इन बालकों को और इन बालकों को अलग अलग समूह बनाएंगे, और ये बालक जो है, ये बालक दो प्रकार के समूह बनेंगे, दो समूह। और दो समूह कौन से बनते हैं? एक समूह बनता है कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर के बालक, और एक समूह बनता है कक्षा स्तर से नीचे के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक। कक्षा स्तर के बालक कौन से होंगे? कक्षा स्तर के बालक होंगे ये जो 35 बच्चे हैं 50 में से, जिनको पिछली कक्षा की कक्षा 3 में आ गए हैं, कक्षा 2 पास करके आए हैं, कक्षा 2 की सभी दक्षताएं आती हैं, ये कक्षा 3 में वास्तव में है, और वास्तव में कक्षा 3 लायक ही है, इसीलिए ये कक्षा स्तर के बालक कहलाएंगे। लेकिन ये 15 बच्चे जो हैं ये कक्षा स्तर के बालक नहीं है, क्योंकि भले कक्षा 3 में आ गए हैं, इनको कक्षा 2 की दक्षताएं नहीं आती है। ये एक तरह से, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, ये कक्षा स्तर के बालक जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे जो गधेड़े हैं, जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं। तो ये दो स्तर कक्षा। तो बीएलए का उद्देश्य क्या होता है, अब आप समझे। बीएलए सत्र के बिल्कुल आरंभ में किया जाने वाला ऐसा आकलन होता है जो बौद्धिक योग्यता अनुसार, मानसिक योग्यता अनुसार बच्चों का समूह विभाजन करता है, कक्षा स्तर के बालकों में, कक्षा स्तर से नीचे के बालकों में। और क्यों करता है समूह विभाजन, क्यों हमको दो अलग अलग समूह बनाने पड़ रहे हैं? ताकि प्रत्येक स्तर के बालकों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजना बनाई जा सके। पृथक पृथक शिक्षण योजना बनाना जरूरी है, क्योंकि हम सीसीई पद्धति इस बात को बोलती है कि प्रत्येक बालक की आवश्यकता अलग है, प्रत्येक बालक का बौद्धिक स्तर अलग है, तो उसके लिए शिक्षण योजना भी अलग हो। और ये बीएलए का मुख्य उद्देश्य ये होता है। दो उद्देश्य बीएलए के ध्यान रखेंगे आप, छात्र समूह विभाजन करना बौद्धिक योग्यता के अनुसार, और उन दोनों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजना बनाना। तो मैं बीएलए के बारे में अब मैं लिखता हूं, बीएलए, बीएलए सत्र के आरंभ में, सत्र के आरंभ में लिया जाने वाला, लिया जाने वाला ऐसा आकलन होता है, ऐसा आकलन होता है, ऐसा आकलन होता है जो जो कक्षा समूह के, कक्षा समूह के बालकों, कक्षा समूह के बालकों को उनकी, को उनकी बौद्धिक या मानसिक योग्यता अनुसार, बौद्धिक या मानसिक योग्यता अनुसार बौद्धिक या मानसिक, दूसरी सही से लिखता हूं, बौद्धिक या मानसिक योग्यता अनुसार कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक, बौद्धिक योग्यता अनुसार कक्षा स्तर के बालक तथा कक्षा स्तर से नीचे के बालक
अर्थात दो समूहों में, अर्थात दो समूहों में विभक्त करता है। और क्यों विभक्त करता है? विभक्त करता है ताकि ताकि दोनों प्रकार के समूहों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजना बनाई जा सके। और ये बनाई जा सके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, कक्षा स्तर के बालक यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक तरीके से हम उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहते नहीं हैं, हम अलग से एक टाइटल दे रहे हैं, क्योंकि सीसी में प्रतिभाशाली या कमजोर या दुर्बल ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक, और इन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए जो अलग अलग शिक्षण योजना बनती है उसका भी एक नाम होता है विशेष, और ये भी परीक्षा में जुड़ता है। और ये आप देखें, बीएलए आपने किया, इस बीएलए में दो समूह आए आपके, और दो समूह आए, एक समूह आया आपका कक्षा स्तर के बालक, और एक समूह आया कक्षा स्तर से नीचे के बालक, जिन्हें हम कमजोर बच्चे बोल रहे हैं, कक्षा स्तर से नीचे के बालक। और इन दोनों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजना बनेगी। और पृथक पृथक शिक्षण योजना जो बनती है उसका नाम क्या होता है? ध्यान रखो, कक्षा स्तर के बालकों के लिए जो शिक्षण योजना बनती है वो क्षमता संवर्धन शिक्षण योजना। एनरिचमेंट जिसे बोलते हैं, एनरिचमेंट, इन बच्चों का एनरिचमेंट होगा, क्षमता संवर्धन होगा। और इन बच्चों के लिए जो बनती है वो बुनियादी दक्षताओं पर आधारित, बुनियादी यानी कि मूलभूत बुनियादी दक्षताओं पर आधारित शिक्षण योजना। इसको भी समझ लीजिए। जो कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि जो कक्षा स्तर के बालक हैं, उनके अंदर क्षमता है, उनकी क्षमता का संवर्धन किया जाएगा, एनरिच किया जाएगा, उन्हें और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। तो कक्षा स्तर के बालकों के लिए जो बनाई गई शिक्षण योजना होती है वो क्षमता संवर्धन योजना होती है। कक्षा स्तर से नीचे के जो बालक होते हैं उनके लिए बुनियादी दक्षताओं पर यानी कि बेसिक स्किल पे काम होगा। अगर भाषा है तो LSRW पे काम होगा, अगर गणित है तो संख्या ज्ञान और संक्रिय ज्ञान पे काम होगा। ऐसी बुनियादी प्रत्येक विषय की जो दक्षताएं हैं उस पर हम लोग यानी बेसिक पे काम करेंगे उनके लिए ऐसे। और बीएलए का सीसी के अंतर्गत बीएलए का प्रमुख उद्देश्य होता ही यही है कि आप अलग अलग बौद्धिक योग्यता के अनुसार, बच्चों के अनुसार पृथक पृथक शिक्षण योजना बनाए। यानी कि एक तरह से मैं अगर कहूं मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कि आप वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों की पालना करें। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि अलग अलग भिन्नताओं वाले बालकों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजना बनाई जाए। तो बीएलए का उद्देश्य, बीएलए क्या है? सत्र के आरंभ में लिया जाने वाला आकलन। ये क्या करेगा? क्या ये बौद्धिक योग्यता के अनुसार कक्षा को दो भागों में बांटेगा, कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक। क्यों बांटेगा? ताकि हम दोनों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजना बना सके। अब बीएलए में ये प्रमुख बातें आपको ध्यान रख के रखनी है। एक तो बीएलए में, बीएलए जो होता है, बीएलए कक्षा 2 से प्रारंभ होगा, कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। क्यों होता है कक्षा 2 से प्रारंभ? कक्षा 1 का नहीं होता है, ध्यान रखो, कक्षा 1 में बीएलए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कक्षा 1 में बीएलए? कक्षा 1 में बीएलए इसलिए नहीं होगा कि कक्षा 1 के बालकों के लिए कक्षा स्तर के बालक तो पता कर लोगे, लेकिन कक्षा स्तर से नीचे के बालक पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीएलए जो होता है, सीसी प्रणाली के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो बीएलए कक्षा 2 से प्रारंभ होता है। और दूसरी बात कि पर्यावरण विषय का बीएलए नहीं होता है। पर्यावरण विषय का बीएलए नहीं होता है, बीएलए नहीं होता। क्यों नहीं होता? आधार रेखा आकलन,
इसका मतलब किस किस में होता है? गणित में होगा, गणित में होगा और भाषा विषय में, हिंदी में, अंग्रेजी में होगा, गणित में होगा, पर्यावरण में नहीं होगा। पर्यावरण में इसलिए नहीं होता है कि पर्यावरण में कक्षा स्तर से नीचे का कुछ नहीं है, बच्चे को अपने आसपास की वस्तुओं को जानना है, तो पर्यावरण में ये अपेक्षा की जाती है। तो कक्षा 2 से प्रारंभ होता है और पर्यावरण विषय का बीएलए नहीं होता है, और एक बालक का एक ही बार होता है। एक बालक का अपने पूरे स्कूली सीसी प्रणाली में एक बालक जिसका बीएलए हो गया है, उसका बीएलए होने के बाद अगले साल बीएलए नहीं होगा, अगले साल उसका पद स्थापन आकलन होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। एक बालक का एक बार ही बीएलए होगा। तो एक बालक का एक ही बार, यानी कि एक ही बार आप ये तय करोगे कि ये कक्षा स्तर का है कि कक्षा स्तर से नीचे का है, उसको क्या किस रेंज में रखा जाए। और अगले साल से क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये कि अगले साल, इस पूरे साल फिर आप उसके साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं संचालित करोगे, आप उसे पूरे वर्ष उसके किए गए कार्य के आधार पर ग्रेडिंग दोगे, और साल के अंत में उसकी जो ग्रेडिंग आई है वो ग्रेडिंग ये बताएंगी कि अगले साल इसको कक्षा स्तर में रखा जाए कि कक्षा स्तर के नीचे रखा जाए। उन ग्रेडिंगों से ये तय होगा, इसलिए दोबारा से बीएलए लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ग्रेडिंगों से तय होता है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पद स्थापन आकलन। तो बीएलए में आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि बीएलए जो होता है वो एक बार में एक कक्षा का एक बार में, एक बालक का एक बार में होगा, पर्यावरण विषय का नहीं होगा, और कक्षा 2 से प्रारंभ होगा। ये आपकी पहली टर्म बीएलए। दूसरी टर्म क्या होती है? दूसरी टर्म होती है दूसरा कार्यपत्रक, वर्कशीट। कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट। ये क्या होती है? कार्यपत्रक क्या होती है? आप सीसी प्रणाली में बच्चों के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। सतत आकलन का मतलब ही यही था कि आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान साथ साथ अधिगम प्रगति का पता करना है, अधिगम अवरोधकों का पता करना है, साथ साथ उन अधिगम अवरोधकों को, जो लर्निंग गैप्स हैं, उनको पहचान करके सुधारात्मक उपाय भी करने हैं। तो ये कार्यपत्रक जो होते हैं ये नियमित लिए जाने वाले आकलन पत्रक होते हैं, नियमित लिए जाने वाले आकलन पत्रक। और नियमित इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? प्राय सप्ताह में 2 बार। एक सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में संडे आप निकाल देंगे तो 6 दिन बचेंगे, और 6 दिन में 2 बार आकलन कर रहे हैं, इसका मतलब औसतन 3 दिन में आप एक बार आकलन कर रहे हैं। यानी कि 3 दिन आपने पढ़ाया और आकलन कर लिया कि बच्चे ने इस 3 दिन में कितना सीखा है, फिर अगले 3 दिन पढ़ाया और आकलन कर लिया, अगले 3 दिन में एक और दूसरा आकलन हो गया कि 3 दिन में बच्चे ने कितना सीखा, और अगर नहीं सीखा, गैप है, तो कहां पे हमको सुधार करना है। तो कार्यपत्रक जो होते हैं वो आकलन पत्रक होते हैं और इनको आकलन पत्रकों को लिए जाने के बाद अलग अलग, जैसे एक सप्ताह में 2 बार, 2 से ज्यादा बार प्राय लेते नहीं है, 3 बार। एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर सप्ताह में 6 आकलन पत्रक ले सकते हैं क्या? तो 6 आकलन पत्रक का मतलब आप 6 कार्य पत्रक आप बनवा रहे हो, तो यानी कि आपने पूरे 6 दिन आकलन लिया, तो आपने पढ़ाया कब? तो औसतन सप्ताह में 2 आकलन पत्रक होते हैं। तो कार्यपत्रक जो होती है ना, आकलन पत्रक भी कहते हैं, ये वास्तव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाने वाले आकलन पत्रक होते हैं, आकलन पत्रक होते हैं। जो प्राय सप्ताह में 2 बार लिए जाते हैं, प्राय सप्ताह में 2 बार। यानी कि ये अंडरस्टूड फैक्ट है, सप्ताह में 2 कार्यपत्रक उचित है, सप्ताह में 2 बार लिए जाते हैं। तथा इन पर टिप्पणी अंकित करके, ध्यान रखो, ये आकलन पत्रक अध्यापक लेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उनका आकलन करेगा आकलन पत्रकों के माध्यम से, कार्य पत्रकों के माध्यम से, और उन पर टिप्पणी अंकित करेगा। टिप्पणी भी भाषा
ऐसी होगी, इस बालक के साथ इस विषय वस्तु पर और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उस पर ये नहीं लिखेगा कि इस बालक को ये विषय वस्तु आती नहीं है, या ये बालक गधेड़ा है, या ये बालक बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता, ऐसे टिप्पणी नहीं लिखना, नकारात्मक नहीं। इस बालक के साथ अगर मान लो उस बच्चे ने अभी नहीं सीखा है, उसका आकलन पत्रक ये बता रहा है उस बच्चे ने नहीं सीखा है, तो हम टिप्पणी करेंगे इस बालक के साथ इस विषय वस्तु पर और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। और अगर सीख लिया है तो इस बालक ने इस विषय वस्तु का अधिगम कर लिया है। अगली अगले उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण में हम अगली विषय वस्तु पर काम करेंगे। टिप्पणी लिखकर तथा इन पर टिप्पणी अंकित करके, टिप्पणी अंकित करके अध्यापक द्वारा इन्हें पोर्टफोलियो में लगा दिया जाता है। पोर्टफोलियो में लगा दिया जाता है। अब ये यहाँ पे एक टर्म आ गई पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, इसको हम अगले तीसरे शब्दावली में इसको देखेंगे, पोर्टफोलियो क्या है। तो कार्यपत्रक समझ लें, कार्यपत्रक बच्चों के साथ आप शिक्षा अधिगम प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं, और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया संचालित करने के समय फिर आपने बीच में उनका आकलन किया, और आकलन इस उद्देश्य से किया कि आपने जो सिखाया है वो बच्चे ने कितना सीखा, और बच्चे का ये आकलन लेकर के आपने देखा, उस पर टिप्पणी अंकित की और उससे लेकर पोर्टफोलियो में लगा दिया। फिर अगला जो काम आपका चलेगा अगले दिन से वो इसी टिप्पणी के आधार पर चलेगा। अगर टिप्पणी सकारात्मक है यानी कि बच्चे ने सीख लिया है तो अगली विषय वस्तु, और अगर नहीं सीखा है अभी उस पर और काम किए जाने की आवश्यकता है तो फिर इसी विषय वस्तु के साथ आपको रिपीट कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। तो ये कार्यपत्रक होते हैं प्राय सप्ताह में 2 बार। पोर्टफोलियो क्या होता है, तीसरा पोर्टफोलियो। नंबर 3 पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो जो होता है, ध्यान रखो, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है। पोर्टफोलियो कोई ऐसा आइटम नहीं जो आपको ऐसा लगे कि पता नहीं का। पोर्टफोलियो सिर्फ बच्चों की किए जाने वाले समस्त कार्यों का लिखित एक संग्रह होता है। इसमें बच्चे जितने भी आप कार्यपत्रक है या अन्य कोई लिखित कार्य आप बच्चों से करा रहे हैं, आपने बीएलए जो किया था बच्चे का प्रारंभ में, उन सबके कागज जिस एक दस्तावेज फाइल में लगते हैं वो पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो यह एक दस्तावेज फाइल होती है, मतलब जिसमें बच्चे के द्वारा किए जाने वाले कार्य संग्रहित होंगे, दस्तावेज फाइल होती है। जिसमें बालकों के साथ किए जाने वाले बालकों के साथ किए जाने वाले बालकों के साथ किए जाने वाले बीएलए के अलावा उनके द्वारा भरे गए कार्य पत्रकों तथा अन्य लिखित कार्यों कार्यों का संग्रह होता है। अन्य लिखित कार्यों का संग्रह होता है। बच्चा जितने भी लिखित कार्य करेगा, बच्चा जितने भी जो भी वर्कशीट उसके द्वारा तैयार है, उन सबका संग्रह उसमें होगा। और ध्यान रखें, पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो बालकों की अधिगम प्रगति बताता है। पोर्टफोलियो बालकों की अधिगम प्रगति का सूचक, बालकों की अधिगम प्रगति दर्शाता है।
यानी कि बच्चों के साथ आप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आप कर रहे हो, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों के साथ जो कुछ भी आपने किया है, आपने 3-3 दिन में उनके साथ आकलन किया, 3 दिन में, इस 3 दिन में क्या स्थिति है, अगले 3 दिन में क्या स्थिति है, इन सब को वो बच्चे के साथ आपने एक दस्तावेज फाइल में आपने लगाया पोर्टफोलियो में, वो पोर्टफोलियो देख करके आप एक बच्चे की अधिगम प्रगति का पता कर सकते हैं। तो ये जो बालकों की अधिगम प्रगति का पता पोर्टफोलियो बताता है, इस पोर्टफोलियो में आप बच्चे के समस्त कार्यपत्रकों को देख करके ये तय कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की, जैसे मान लीजिए 3 दिन में औसतन एक बार कार्यपत्रक लेते हैं, फिर अगले 3 दिन में, तो पिछले 3 दिन के कार्यपत्रक पे क्या टिप्पणी अंकित थी, बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया, उसके अगले 3 दिन में बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया, ये सारी बातें, और फिर अगले 3 दिन में, फिर अगले 3 दिन में, तो पता लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने 3 तारीख को आकलन लिया, 6 तारीख को आकलन लिया, 9 तारीख को आकलन लिया, 12 तारीख को आकलन, तो 3 तारीख वाला क्या बोल रहा है, 6 तारीख वाला क्या बोल रहा है, इसको देख करके आप बच्चे की अधिगम प्रगति का, और ये सारे कागज लगे होंगे पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो बालकों की अधिगम प्रगति की सूचना देता है। ये होता है एक बड़ा इंपोर्टेंट शब्दावली पोर्टफोलियो। चौथा देखेंगे हम, चौथा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है, और देखो चेकलिस्ट जो होती है ये संरचनात्मक आकलन एफपी फॉर्मेटिव असेसमेंट के समय किए जाने वाला एक ग्रेडिंग प्रपत्र होता है। चेकलिस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट तो मैंने जैसे बोला, उसको पृथक से हम एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। चेकलिस्ट जो होती है संरचनात्मक आकलन के समय भरा जाने वाला एक प्रपत्र होता है, ग्रेडिंग प्रपत्र होता है, जो 1 माह में एक बार, क्योंकि संरचनात्मक आकलन भी औसतन 1 माह में एक बार लिया जाएगा, तो जब आप एफए लोगे उसी समय आप जिस ग्रेडिंग प्रपत्र को भरोगे वो चेकलिस्ट कहलाती है। मैं इसको लिखता हूं एक बार, आपके समझ में आएगा। संरचनात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या है, इसको हम पृथक से एक वीडियो में पढ़ेंगे, इनकी विशेषता क्या है। तो संरचनात्मक आकलन के समय अर्थात 1 माह में एक बार, 1 माह में एक बार, तो संरचनात्मक आकलन के समय यानी कि 1 माह में एक बार भरा जाने वाला ग्रेडिंग प्रपत्र होता है। ये चेकलिस्ट ग्रेडिंग प्रपत्र है जिसमें बालकों को दिए गए विषयगत कार्यों में प्रदर्शन के आधार पर 3 ग्रेड दिए जाते हैं। 3 ग्रेड दिए जाते हैं, और वो जो 3 ग्रेड जो होते हैं ए, बी और सी, ये 3 ग्रेड ए, बी, सी दिए जाते हैं। यानी कि एक चेकलिस्ट 1 माह में एक बार भरा जाने वाला ग्रेडिंग प्रपत्र, संरचनात्मक आकलन लोगे उस समय, और इसमें बच्चों ने जैसा प्रदर्शन किया है, आपने जो उन्हें विषयगत कार्य दिया, जैसे मान लीजिए मैं गणित पढ़ा रहा हूं, तो गणित में मैंने मान लीजिए गुणन संक्रिया पे बच्चों को कुछ प्रश्न दिए हैं 1 माह में, या गणित के किसी अन्य कार्य पे, विज्ञान में पढ़ा रहा हूँ, पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने कोई बच्चों को कोई कार्य दिया है, और बच्चों को किसी प्रश्न के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में मैंने बच्चों से हिंदी में मान लीजिए मैंने उनको स्वर और व्यंजनों के कुछ प्रश्न दिए, किसी भी विषय का कोई कार्य आप दे सकते हो, सामाजिक में आप कोई कार्य दे सकते हो, तो उसमें बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन के आधार पर ए, बी या सी ग्रेड, 3 ग्रेड दिए जाएंगे। ध्यान रखो 3 ग्रेड, चेकलिस्ट में केवल 3 ग्रेड भरे जाते हैं, और वो 3 ग्रेड कैसे भरे जाते हैं देखो समझ लें आप। ए ग्रेड जो होता है, ए ग्रेड उस बच्चे को दिया जाता है
जब बच्चा बिना अध्यापक की सहायता के जो कार्य उसको दिया था, जो प्रश्न उसको दिया था, उसको बिना अध्यापक की सहायता के कर लेगा, तो ए ग्रेड है। अध्यापक की थोड़ी सी सहायता से बच्चा कर लेगा तो बी ग्रेड है। और सी ग्रेड उस बच्चे को दिया जाता है जिसे अध्यापक के बहुत ज्यादा साथ की आवश्यकता है, यानी कि एक सरल भाषा में बोले जिसको अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी, जिसको कुछ नहीं आता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड जब बच्चा पूरी तरह से सीख गया है, यानी कि जिसे हम सीसी की भाषा में लिखेंगे जब बिना अध्यापक की सहायता के बच्चा दिए गए काम को कर लेता है। बी ग्रेड जब अध्यापक की थोड़ी सी सहायता से बच्चा उस काम को कर लेता है। और सी ग्रेड जब अध्यापक की बहुत अधिक आवश्यकता से ही कर पाएगा, यानी कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता है। सरल भाषा में 3 ग्रेड चेकलिस्ट में दिए जाते हैं। ए ग्रेड जब बालक बिना अध्यापक की सहायता से, बिना अध्यापक की सहायता से जब बालक बिना अध्यापक की सहायता से दिया गया कार्य कर लेता है, तो ए ग्रेड है ना, ग्रेड ए। ग्रेड बी कब देंगे उसको, ग्रेड बी कब देंगे, जब अध्यापक की आंशिक सहायता से, यानी कि अध्यापक थोड़ा सा हेल्प करे, थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा सा समझाए बच्चे को प्रश्न को हल करने में, और बच्चा हल कर ले, तो अध्यापक की आंशिक सहायता से दिया गया कार्य कर लेता है। तो दिया गया कार्य जब अध्यापक की आंशिक सहायता से कर लेता है। और सी ग्रेड, ग्रेड सी कब, जब अध्यापक की बहुत अधिक सहायता, जब अध्यापक की बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है, से ही कार्य कर पाता है। यानी कि एक सरल भाषा में बोले जब बच्चे को कुछ नहीं आता है, अध्यापक की बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता, ये इस बात का सूचक है कि अभी बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी उसको कुछ आता नहीं है। तो ये, लेकिन हम सीसी में, मैंने कहा सीसी में भाषा का तरीका, लिखने का तरीका दूसरा होता है। जब अध्यापक की बिना सहायता के कर लेता है तो ए ग्रेड, यानी कि वो खुद सक्षम है, यानी कि वो उस काम को सीख गया है, वो सवाल को सीख गया है, वो अवधारणा को सीख गया है। जब अध्यापक की थोड़ी सहायता, अध्यापक थोड़ा सा पुश करेगा, सहायता देगा तो कर लेगा, तो बी ग्रेड। और ये 3 ग्रेड इस ग्रेडिंग प्रपत्र में भरे जाएंगे जिसको हम चेकलिस्ट कहते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के समय भरा जाने वाला प्रपत्र होता है चेकलिस्ट। उसके बाद अगला क्या होता है चेकलिस्ट के बाद अगला हम देखेंगे, अगला स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये भी सीसी की एक महत्वपूर्ण टर्म होती है। स्कैफोल्डिंग ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग को आपने देखा है कि जब आप साइकोलॉजी में लिव वाइगोट्स्की का सिद्धांत आप पढ़ते हो तो वहां पे आपने इसको लिव वाइगोट्स्की सिद्धांत को पढ़ा है। स्कैफोल्डिंग को उन्होंने परिभाषित किया है। स्कैफोल्डिंग होती है जब अध्यापक के द्वारा बच्चों को एक सपोर्ट दिया जाता है, हिंदी में इसको ढांचा निर्माण भी बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग अंग्रेजी के शब्द है, ढांचा निर्माण या पाड़ निर्माण ये भी बोलते हैं, और ध्यान रखो सीसी में इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, वाइगोट्स्की ने इस बात को कहा है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब है आपके शिक्षक के द्वारा बच्चों को, जो बच्चों का अमानक, असंगठित, अव्यवस्थित ज्ञान होता है, उस अमानक, असंगठित, अव्यवस्थित ज्ञान को संगठित, व्यवस्थित और मानक करने के लिए जो दिया गया बाह्य सपोर्ट है। सरल भाषा में कहें, अभी हमने जैसे चेकलिस्ट में बोला था कि अध्यापक की आंशिक सहायता से दिया गया कार्य कर लेता है, तो अध्यापक की जो आंशिक सहायता जो हो रही है जिससे
यानी कि आपने बच्चों को एक सवाल दिया, आपने बच्चों को पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद आपने बच्चों को सवाल दिया, उस सवाल को बच्चा हल कर रहा है और वहां पे कहीं थोड़ा सा अटक रहा है, आप एक बाह्य सहायता उसको देते हो और वो वहां, और वो बच्चा बोलता है कि हाँ गुरुजी बस अब कर लूंगा, अब कर लूंगा। ये जो आपने आंशिक सपोर्ट किया, उस आंशिक सपोर्ट से बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा कर पाता है। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, ये एक टर्म होती है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बालकों को, सरल भाषा में बोलूं, शिक्षकों द्वारा या शिक्षक द्वारा बालकों को बालकों को दिया गया बालकों को दिया गया बाह्य सपोर्ट, बाह्य सपोर्ट जिसके द्वारा उनके अव्यवस्थित अव्यवस्थित तथा असंगठित ज्ञान को व्यवस्थित और व्यवस्थित एवं संगठित किया जा सके, संगठित किया जा सके। किया जा सके सरल भाषा में समझ लीजिए, सरल भाषा में क्या है? स्कैफोल्डिंग है एक तरीके से आंशिक सहायता, जिससे आप बच्चों को उनके अव्यवस्थित असंगठित ज्ञान को व्यवस्थित संगठित करते हो। यानी कि उसे आपने लिव वाइगोट्स्की के सिद्धांत में पढ़ा है कि एक टर्म आपने पढ़ी, जेडपीडी एक टर्म आपने वहां पर पढ़ी है, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और वहां पे आपने पढ़ा है, आपको याद है, मैं आपको बस रिमाइंड कर देता हूं लिव वाइगोट्स्की का, कि ये एक बालक है जो अपने अपने प्रयासों से यहां तक का विकास कर सकता है, अपने खुद के प्रयासों से वो बालक, लेकिन एक अध्यापक द्वारा उसको सपोर्ट दिया जाता है। सपोर्ट देने के बाद उसका विकास स्तर निश्चित ही उससे आगे बढ़ जाता है। यानी कि अध्यापक के सपोर्ट से, अध्यापक के द्वारा उसके अव्यवस्थित, अमानक, असंगठित ज्ञान को एक सपोर्ट दिए जाने से वो बच्चा अपने वास्तविक विकास स्तर से एक संभावित विकास स्तर तक जाके विकास कर लेता है। तो ये जो सपोर्ट आपने दिया है, यही स्कैफोल्डिंग है, ये स्कैफोल्डिंग है। और यही एरिया जो है ये जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे सरल भाषा में आप कहते हो संभावित विकास का क्षेत्र और वास्तविक विकास का क्षेत्र के बीच में जो भाग होता है वो कहलाता है निकटस्थ, जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये संभव कैसे हो पाता है? ये स्कैफोल्डिंग से संभव हो पाता है। सरल भाषा में स्कैफोल्डिंग अध्यापक के द्वारा दिया गया एक सपोर्ट है, बाह्य सपोर्ट है, और वो बाह्य सपोर्ट बच्चों को उनके विकास स्तर से ज्यादा आगे विकास तक जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आंशिक सहायता से, अध्यापक की आंशिक सहायता से जो बच्चे ने समस्या समाधान किया, यही स्कैफोल्डिंग है। और जब बच्चों को बहुत ज्यादा अध्यापक की आवश्यकता है, यानी कि स्कैफोल्डिंग ज्यादा चाहिए, तो चलिए ये स्कैफोल्डिंग एक टर्म, इसका प्रयोग होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। 5 हो गई। छठवीं देखे आप, छठवीं, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट, पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर का मतलब होता है पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। और ध्यान रखें, सीसीई प्रणाली में ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि न केवल अध्यापक बच्चों का आकलन करेगा, बल्कि बच्चों के समवयस्क समूह द्वारा भी उसका आकलन किया जाएगा। समवयस्क समूह जो बालक के साथ साथ पढ़ते हैं, उसके साथ रहते हैं, उनके द्वारा भी आकलन करके जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, जो कुछ भी उस बच्चे के संबंध में उनका असेसमेंट बोलता है, उनको भी रिकॉर्ड करके बच्चे के अंतिम मूल्यांकन में रखा जाता है। तो पीयर असेसमेंट होता है समवयस्क समूह द्वारा, समवयस्क यानी कि उस बच्चे के सहपाठी, उस बच्चे की उम्र के समवयस्क समूह द्वारा किया जाने वाला
द्वारा किया जाने वाला आकलन, और किया जाने वाला आकलन। आपको याद है जब मैं मूल्यांकन की व्यापकता की बात कर रहा था, मूल्यांकन की व्यापकता, मैंने वहां पे एक शब्द लिखाया था कि मूल्यांकन की व्यापकता में विषयों की व्यापकता होनी चाहिए, दायरे की व्यापकता होनी चाहिए, उपकरणों की व्यापकता होनी चाहिए, टूल्स की व्यापकता होनी चाहिए। तो उपकरण यानी कि आकलन के टूल्स, आकलन के टूल्स आप बच्चों का मौखिक लें, लिखित लें, आप बच्चों का क्रियात्मक लें, आप अवलोकन करके लें, खुद अवलोकन करके लें, किसी और के द्वारा अवलोकन करके भी उसका लें। यानी कि आकलन के कई सारे तरीके जो हैं उस बच्चे का संपूर्ण आकलन करने में बड़े सहायक होते हैं। तो आप कई सारे लोगों के द्वारा भी उस बच्चे के बारे में क्या राय, इस बात को जब आकलित करते हो, और कई सारे लोग जो उसके साथ पढ़ते हैं, समवयस्क समूह है, तो ये कहलाता है पीयर असेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और छठा और एक सातवां, वो भी छोटा सा है, उसको भी मैं मेंशन कर दूं, अध्यापक अनुभव डायरी। अध्यापक अनुभव डायरी, अध्यापक अनुभव डायरी, ये भी एक टर्म होती है सीसीई में, और ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। और ये अध्यापक अनुभव डायरी नाम से स्पष्ट है, इसमें अध्यापक अपने द्वारा बालकों के संबंध में किए जाने वाले या प्रतीत होने वाले समस्त अनुभवों को दर्ज करता है, साथ ही साथ उन अनुभवों को बालकों के अभिभावकों से भी शेयर करता है, उनके साथ भी उसे साझा करता है। तो अध्यापक द्वारा बालकों के अध्यापक द्वारा बालकों के संबंध में होने वाले समस्त अनुभवों का लिखित रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड जिससे वह अभिभावकों से साझा करता है, अभिभावकों से साझा करता है। सीसीई हमको कई तरीके से आकलन करना सिखाती है। सीसीई हमें बच्चे के संबंध में समस्त प्रकार के व्यापक दायरे में व्यापक पहुंचाती है। हम उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सब पक्षों की चूंकि आकलन करके एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो इसीलिए सीसीई प्रणाली को परंपरागत प्रणाली के स्थान पर एक बेस्ट प्रणाली माना जाता है। यानी कि सीसी अगर ईमानदारी से अगर लागू की जाए तो निश्चित तौर पर सीसी कहीं ज्यादा प्रभावी बनती है, और सीसी को मूल्यांकन प्रणाली में एक नवीन और आधुनिक प्रणाली की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि इसके द्वारा बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र असेसमेंट किया जा सकता है और लगातार किया जा सकता है। तो ये जो सारे टूल हैं, तो ये सातवां अध्यापक अनुभव डायरी, और एक और मुझे याद आ गया, एक और एनेक्डोटल, आठवां लिखे एनेक्डोटल। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसे उपाख्यान उपाख्यान रिकॉर्ड भी बोलते हैं, उपाख्यान रिकॉर्ड, और इसे घटनाव्रत भी बोलते हैं, घटनाव्रत। अंग्रेजी में इसको एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग बोलते हैं, घटनाव्रत। और ये क्या होता है घटनाव्रत? इस घटनाव्रत में बालकों की समस्त उपलब्धियां, उन बालकों के संबंध में जितने भी बालकों के अवलोकित व्यवहार हैं, उन सबके बारे में नोट करके एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाता है जो उस बच्चे के एक तरीके से व्यक्तित्व का संपूर्ण आईना होता है, संपूर्ण आईना। तो उपाख्यान में यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे की समस्त उपलब्धियों, समस्त अवलोकित व्यवहारों का लेखा जोखा होता है। बालकों के अवलोकित व्यवहार, अवलोकित व्यवहार तथा उसकी समस्त
प्रकार की विशेषताओं, समस्त प्रकार की विशेषताओं, दक्षताओं, दक्षताओं, उपलब्धियों, उपलब्धियों का अभिलेख, का अभिलेख, ये घटनाव्रत यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। और ये बच्चे के संबंध में ये संस्था में रखा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। उस बच्चे के जुड़े समस्त व्यवहार को जो अवलोकन करके निकाला है, उस बच्चे की जितनी भी दक्षताएं हैं, विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उपलब्धियां हैं, सबका जो रिकॉर्ड होता है वो ये। तो प्रमुख तौर पर सीसीई के अंदर ये शब्दावलियां हैं। मैं एक बार रिमाइंड कर लेता हूं किस किस पे हमने बात की है। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर रहे थे सीसीई पार्ट 2 पर, और प्रमुख पदों पे हम लोगों ने बात की थी सतत एवं व्यापक आकलन में। और जो प्रमुख पद जो है, जो सीसी में शब्दावली के तौर पर, और परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि बीएलए से आप क्या समझते हैं, या पीयर असेसमेंट क्या होता है, या चेकलिस्ट क्या होती है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या है, कार्यपत्रक क्या है, ऐसे जुड़े जितने भी सवाल आएंगे उन सब पे आपकी ये समझ, ये वीडियो के द्वारा जो बनी है वो आपकी बहुत ज्यादा काम करेगी। तो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बीएलए के बारे में मैंने बताया। बीएलए होता है एक ऐसा असेसमेंट होता है जो सत्र के आरंभ में लिया जाता है। सत्र के आरंभ में लिया जाएगा। विद्यार्थी जो होंगे कक्षा के, उन विद्यार्थियों का समूह विभाजन करना है। 2 समूह बनाने हैं, कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक। कक्षा स्तर के बालक वे होंगे जो पिछली कक्षा पास करके आए हैं और पिछली कक्षा का सब कुछ उनको आता है, वो बच्चे, यानी कि जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। दूसरे बच्चे ऐसे जो पास करके आ गए हैं, या पास करके नहीं भी लेकिन उनको अगली कक्षा में भेजे ही जाना है, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी है, फेल नहीं कर सकते। तो आ तो गए हैं लेकिन उनकी दक्षताएं जो है पिछली कक्षा की नहीं है, वो उससे भी निचले स्तर के, उससे भी निचले स्तर के हो सकते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार के समूह बनाते हैं। सरल भाषा में बोलो इंटेलिजेंट बच्चे कक्षा के कौन से हैं, कमजोर बच्चे कौन से हैं। ये विभाजन करने के लिए, ये समूह विभाजन करने के लिए एक आकलन किया जाता है। उस आकलन में आप गत कक्षा के, अब बच्चों का ये प्रश्न हो सकता है कि ये आकलन करेंगे कैसे। तो आकलन ऐसे करेंगे कि जिस, मान लीजिए कक्षा 3 में है तो कक्षा 2 पास करके आया है, तो आप अपनी कक्षा के सारे बच्चों से कक्षा 2 के प्रश्न पूछेंगे। जो कक्षा 2 की अलग अलग दक्षताओं से जुड़े प्रश्न हैं वो आप मौखिक पूछ सकते हैं, लिखित पूछ सकते हैं। और उसके माध्यम से आप ये चेक करेंगे कि कक्षा के कितने बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 2 से पास करके आ गए हैं लेकिन वास्तव में कक्षा 2 का ज्ञान भी रखते हैं, तो वो बच्चे कक्षा स्तर के बालक माने जाएंगे। और जो जवाब नहीं दे पाए हैं लेकिन तीसरी में आ गए हैं, वो कक्षा स्तर से नीचे के बालक। तो हम 2 प्रकार के समूह बनाते हैं, कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के बालक। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको इन दोनों की पृथक पृथक शिक्षण योजना बनानी है, पृथक पृथक शिक्षण योजना बनानी है। और इसलिए बनानी है कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के बालक, और पृथक पृथक शिक्षण योजना बनानी है ताकि प्रत्येक स्तर के बच्चों के साथ अलग अलग काम किया जा सके। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको कक्षा के स्तर का कहा है, उन बच्चों के साथ उनके लेवल का काम होगा, और जो कक्षा स्तर से नीचे के बालक है उनके साथ बुनियादी दक्षताओं पे काम होगा। क्षमता संवर्धन योजना इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा स्तर के बालक या प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का नाम क्या होता है? क्षमता संवर्धन शिक्षण योजना होता है। पाठ्य योजना या शिक्षण योजना, क्षमता संवर्धन उसको बोलते हैं, एनरिचमेंट उसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कमजोर बच्चे होते हैं कक्षा स्तर से नीचे के, उनके लिए बुनियादी दक्षताओं पर आधारित शिक्षण योजना उसको कहा जाता है। तो ये बीएलए है। बीएलए में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कक्षा 2 से प्रारंभ होगा, कक्षा 1 का नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 1 के लिए नीचे का स्तर नहीं है, कक्षा स्तर से नीचे के बालक नहीं निकाल सकते। तो कक्षा 2 से प्रारंभ होगा। पर्यावरण में बीएलए नहीं होगा, और एक बालक का एक ही बार बीएलए होगा। ये हमने बीएलए के संबंध में। अगली टर्म क्या थी? कार्यपत्रक। कार्यपत्रक बच्चों के आकलन पत्रक हैं जो सप्ताह में प्राय 2 बार लिए जाएंगे। उसमें आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करेंगे और बच्चों से आकलन लेकर के उन कार्यपत्रकों को टिप्पणी अंकित करके आप पोर्टफोलियो में बच्चों के में लगाएंगे। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक दस्तावेज फाइल है। उस दस्तावेज फाइल में बालकों के साथ आपने जो भी लिखित कार्य किया है, बीएलए जो किया है, उन सब लिखित कार्यों का संग्रह उसमें होगा, और ये पोर्टफोलियो बालकों की अधिगम प्रगति को बताएगा। ये पोर्टफोलियो होता है। चेकलिस्ट क्या होती है? संरचनात्मक आकलन जब आप लेंगे, मैंने आपको बता दिया है, 2-3 बार मैं बता चुका हूं कि संरचनात्मक और योगात्मक आकलन को पृथक से एक वीडियो में मैं विस्तार से समझा रहा हूं। तो उसमें हम लोग देखेंगे संरचनात्मक और योगात्मक आकलन क्या होते हैं। तो ये जो संरचनात्मक आकलन होते हैं, जो प्राय 1 माह में एक बार लिया जाता है, उसके दौरान भरा जाने वाले ग्रेडिंग प्रपत्र है। और ग्रेडिंग प्रपत्र में बच्चों को जो हमने कार्य दिया है, जो प्रश्न दिए हैं, उसमें बच्चे किस तरीके से कार्य करते हैं, उस आधार पर 3 ग्रेड दिए जाते हैं। और वो 3 ग्रेड जो होते हैं
वो 3 ग्रेड मैंने बता दिया, ए बी सी 3 ग्रेड होती है। ए जब बच्चा बिना अध्यापक की सहायता के कार्य कर ले तो ए ग्रेड, जब अध्यापक की थोड़ी सी सहायता से कार्य कर ले तो बी ग्रेड, और जब अध्यापक की बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता हो, यानी कि बच्चे में कमजोरी बहुत ज्यादा हो, तो सी ग्रेड बच्चे को दिया जाता है। ये ग्रेडिंग होती है। स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग में बच्चों को जो सपोर्ट दे रहा है अध्यापक, आंशिक सहायता दे रहा है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके, उनको समस्या समाधान में उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाए और बच्चे क्लिक कर जाते हैं थोड़े से। ये जो सपोर्ट होता है ये बाह्य सपोर्ट होता है, इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये टर्म बेसिकली मैंने कहा आपको लिव वैगोट्स्की के अधिगम सिद्धांत से आई है। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। पीयर असेसमेंट, समवयस्क समूह जो होता है, बच्चे के साथ जो पढ़ते हैं उनके समूह के द्वारा, साथियों के द्वारा किए जाने वाला आकलन। अध्यापक अनुभव डायरी, जिसमें अध्यापक बच्चों के संबंध में अनुभव रखता है और उन्हें अभिभावकों के साथ साझा करता है जो भी। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यान रिकॉर्ड या घटनाव्रत। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स को अच्छे से समझिए। सीसीई पूरा जो है, पूरी सीसीई हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है फिर, और हम निश्चित तौर पर सीसीई प्रणाली के अंतर को परंपरागत प्रणाली से एक अच्छे तरीके से देख पाते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे सीसीई उस प्रणाली के परंपरागत स्वरूप से भिन्न है। तो हमने सीसी के, मैंने कहा था कि सीसी के लगभग 3 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे एक वीडियो जिसमें सीसी का परिचय दिया है, सीसी क्यों परंपरागत प्रणाली से क्यों भिन्नता है, इस पे हमने बात की है। और सीसीई के अंतर्गत राजस्थान और सीबीएसई ने किस किस तरीके से कब कैसे उसका लागू करने का निर्णय लिया, वो हमने चर्चा की। और दूसरी में टर्मिनोलॉजी है, तीसरी एक वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें संरचनात्मक और योगात्मक आकलन, इस पे बात करेंगे। तो ये जो 8 हो गई हैं, 8 और 9वीं और 10वीं जो है हमारी, 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं ये जो टर्म है वो संरचनात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन, संरचनात्मक आकलन जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे मैंने अभी दो तीन बार जिसे मैंने एफ ए कहा, एफ ए। और जो 10वां है योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन ये भी टर्म है सीसीई से जुड़ी, योगात्मक आकलन, जिसे मैंने एक दो बार इसका उच्चारण किया, एस ए, समेटिव असेसमेंट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। ये आपकी 2 टर्म और है, और ये इंपोर्टेंट टर्म है, इनके बारे में पृथक से एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीसी की सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और ये जो तीनों वीडियो आप कहेंगे इनको एक क्रम में जब आप देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सीसी से जुड़े ये जो भी वीडियोज आएंगे, 3 पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे निश्चित तौर पर। अगर कुछ और मुझे एक्स्ट्रा कुछ और चीजें याद आ गई तो एक आध वीडियो और बना देंगे, लेकिन ज्यादा विस्तार दीजिए, अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए। मैं हमेशा इस बात का प्रबल समर्थक रहा हूं कि समझ डेवलप कीजिए, रटना नहीं है। जब आपकी समझ अच्छे से बनती है, आप आराम से पढ़ते हो और शुरू से पढ़ते हो और विस्तार दे के पढ़ते हो, क्योंकि परीक्षा के दिनों में फिर ताबड़तोड़ पढ़ना, फिर एकदम मतलब हड़बड़ी में पढ़ना, ये बच्चों को बड़ी पीड़ा पहुंचाता है और निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे फिर सफल नहीं हो पाते हैं। जब आपकी तैयारी का समय लंबा होता है, वो लंबा समय आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है आपके अंदर, अपने पढ़े हुए कंटेंट के बारे में एक वो आत्मविश्वास होता है, वही आपको परीक्षा में वही तो सफल कराता है। इसीलिए तो मैं बच्चों से बोलता हूं कि पहले से पढ़ो, विस्तार देके पढ़ो, समय दे करके पढ़ो, आपको मजा आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सेलेक्ट हो जाओ। चलिए हम लोग अगले तीसरे खंड में हम लोग मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर पर वहां पे हम लोग बात करेंगे अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।